तो अच्छा आगे बढ़ते हैं फिर हम कुछ और बातें करते हैं, आरोपों से आगे चलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो लकी बीस्ट क्या चाहते हैं? उनको भारत कैसे जाने, उनको दुनिया किस रूप में देखें? सर मैं चाहता हूं कि जो भी यूथ हो, इस देश का जो यूथ है सर, मुझे लग रहा है 2025 में हम सबसे ज़्यादा यूथ होगा हमारे देश वर्ल्ड में। मैं चाहता हूं हमारा यूथ इस पूरे देश को रिप्रेजेंट करे सर। जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझे सर, कि उन्हें यह समझ में आए कि देश से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है, हमारे फ्लैग से बढ़कर कुछ भी नहीं है धरती में सर। वो दुनिया में कहीं भी रहे, धरती के किसी भी कोने में, आप यूएस में जाकर रहो सर, यूके में जाकर रहो, कनाडा में रहो, ठीक है, आप अच्छा पैसा कमाओ, अच्छे पैकेज पर रहो, लेकिन लाइफ में आप एक बात कभी मत भूलो कि आप एक हिंदुस्तानी हो बस। तो जो आप बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल फिल्मी दुनिया की बातें हैं कि जिस तरह से आप कभी नेपाल जाकर ऑपरेशन कर रहे हैं, फिर कभी आप एलओसी क्रॉस कर जाते हैं, आपको फिर इजराइल में मोसाद के जरिए आपको ट्रेनिंग भी मिलती है। तो ये बातें बहुत फिल्मी लगती हैं और इसलिए ही इस तरह के सवालात जो हैं मैंने उनसे पूछे थे और उसमें यकीनन उसमें आपका नाम आया। लेकिन मतलब मुझे लगता है कि और भी इस तरह के लोग हैं जो अपने एजेंट्स होने का दावा करते हैं। तो आपको उस बात में सबसे बुरी बात क्या लगी कि पैसे के लिए ये लोग मैं पैसे के लिए, जैसे आपने बोला कि मुझे पैसे के लिए, अगर मुझे पैसे के लिए काम करना होता, मैं अपने कोई और भी एजेंटों को रख के देता हूं जिन्होंने भी काम किया। तो पैसे के लिए मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले ही एक बहुत अच्छा ऑफर सर, बिग बॉस से एक बहुत अच्छा ऑफर, जहां बहुत करोड़ों का पैकेज था, एक ऑफर मिला और उस ऑफर को मैंने मना किया। और मेरी जगह कोई और भी होता ना सर, वो भी मना कर देता। तो पैसे, आपको क्या लगता है पैसे के लिए सर की मतलब बहुत शर्म की बात है अगर कोई ये बोले कि कोई इंसान पैसे के लिए काम कर रहा है, जो देश के लिए काम कर रहा है। तो मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है बोलने के लिए। अगर कोई एक कि यार मुझे एज अ प्रूफ चाहिए कि आप एनएसजी में फलाने टाइम में एलके अडवाणी के साथ, राजनाथ सर के साथ, किसी के साथ भी, तो प्रूफ कुछ भी नहीं है। और प्रूफ ये भी नहीं है कि मैं कभी मतलब किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था, ऐसा मैं आपको कोई भी प्रूफ नहीं दे सकता। तो आपको उस बात में सबसे बुरी बात क्या लगी कि पैसे के लिए ये लोग काम करते हैं? बहुत शर्म की बात है अगर कोई ये बोले कि कोई इंसान पैसे के लिए काम कर रहा है, जो देश के लिए काम कर रहा है। तो मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है बोलने के लिए। तो ऐसा क्यों लगता है कि आपके बारे में बात करना टीआरपी लेना है? मेरी बात सुनिए, एसी कमरे में रहकर बहुत आसान है सर बोलना। आपको न्यूज चाहिए सर, मैं भी 31 में वो छुट्टी ले रहा हूँ 2-4 दिन, आप मेरे साथ घूमने चलो सर, आपको दुनिया की इतनी न्यूज मिल जाएंगे, आपका एक साल पूरा भर जाएगा सर। आपको लेकर जो एक आरोप लगा जिसके कारण आपको जेल भी जाना पड़ा और सबूतों के अभाव में, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में प्रकाशित है और आप भी अपनी बातों में कहते हैं कि सबूतों के अभाव में आपको अदालत ने फिर बरी कर दिया। तो आप उस केस का जिक्र करते हुए कहते हैं कि उस केस में एक ही गोली से 2 लोगों की मौत हुई। लेकिन अगर मैं मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहूं, कुछ अखबारों ने जब छापा आपके बरी होने की सूचना, तो उसमें यह लिखा हुआ मैंने पाया कि उसमें धारदार ये प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, उस वक्त उनके सुरक्षा में तैनात थे, पूर्व एनएसजी कमांडो रह चुके हैं। ये देश के जो मौजूदा रक्षा मंत्री हैं उनकी सुरक्षा में तैनात रह चुके हैं। नाम है इनका लकी बीस्ट। एनएसजी कमांडो होने के साथ साथ इनका दावा है कि इन्होंने रॉ के लिए बहुत सारे ऑपरेशंस को अंजाम दिए हैं। न्यूज तक के एक शो में आरके आपके पूर्व अधिकारी रहे हैं, उनसे एक सवाल मैंने पूछा कि लकी बीस्ट जो अपने आप को रॉ एजेंट होने का दावा करते हैं, वो दावा कितना सही है और कितना गलत है। जिसके जवाब में आरके यादव जी जवाब देते हैं कि किसी भी एजेंट के पास कोई भी कागज नहीं होता, वो मौखिक रूप से ही दावा कर सकता है और एजेंट से हम पैसे देकर काम कराते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, चूंकि बंदूकों से भी आपकी मोहब्बत मैं आज के दौर में भी पूछूंगा तो और कोई भी मतलब जो एजेंट बंदा हो या कमांडो रहा हो, तो उसकी बंदूक उसके लिए हमेशा उसके महबूबा की तरह उसके साथ रही है। तो 5 पसंदीदा बंदूक आपकी? सर 9mm पिस्टल लगा लो सर, सबसे पहले सब प्रेफरेंस में। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल वो 9mm में कोई भी XYZ, आप चाहे ग्लॉक ले लो, कोई भी ले लो सर। हाँ। आप ब्राटा ले लो, उसको मैं कहीं भी इजीली तरीके से ले जा सकता हूँ सर। ठीक है, उससे पर आप MP5 के अंदर आ जाओ सर। ठीक है, चाहे MP5 ले लो, MP5 के ले लो, कोई भी आप AK में ले बेस्ट सर, AK-47। और मुझे नहीं लगता कि इस धरती में AK से ज़्यादा दुनिया में कोई वेपन बिका होगा सर। ठीक है, हाँ सही बात है, बिल्कुल। आज अगर आप हिस्ट्री उठाकर देख लो, उसके बाद M16 के ऊपर आ जाओ, मुझे M सीरीज भी बहुत पसंद है। और लास्ट ड्रैगनो सर, 7.62 mm ड्रैगनो स्नाइपर, माई बेस्ट सर। स्नाइपर में आपको वो ड्रैगनो माई बेस्ट सर। अच्छा ठीक है। इस वीडियो के सामने आने के बाद लकी बीस्ट भी सामने आते हैं और उन्होंने एक वीडियो बनाकर कहा कि इस तरह के आरोप मनगढ़ंत हैं और पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं। इसका जवाब देने के लिए आज हमारे मंच पर खुद लकी बीस्ट आए हुए हैं। उनका बहुत स्वागत करेंगे हम। लकी बीस्ट जी, बहुत स्वागत है आपका मंच पर। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप कैसे हैं, इन दिनों क्या कर रहे हैं आप, जरा हमारे दर्शकों को बताइए, फिर एक बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे। थैंक यू सर, सबसे पहले मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी सब अच्छे होंगे। तो इन दिनों मैं इस टाइम मुंबई में हूँ और एज अ राइटिंग वर्क कर रहा हूँ। मैं
कुछ एक वेब सीरीज़ और कुछ एक मूवीज़ की स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, स्क्रीन प्ले, स्टोरी एंड डायलॉग्स वगैरह कंप्लीट, और आगे इन फ्यूचर में डायरेक्शन की भी तैयारी कर रहा हूँ। जी, तो लकी जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप उसी सवाल का जवाब दें जिसको लेकर हमारे आपके बीच जो एक कम से कम वीडियो के जरिए ही संवाद हुआ, कि एक वीडियो के सवाल जवाब पर आपने भी अपना एक वीडियो जारी किया जिस पर आपने कहा कि पत्रकार जो है वो मुख्य मुद्दों पर बात नहीं कर रहा है, टीआरपी लेना चाह रहा है। तो ऐसा क्यों लगता है कि आपके बारे में बात करना टीआरपी लेना है? सर एक्चुअली क्या है, देखिए जैसे जो भी मैंने वो देखा तो मुझे एक लगता है कि यार एक बहुत सीनियर ऑफिसर आपके सामने बैठे हुए हैं, आपको चर्चा करनी चाहिए देश के मुद्दों के बारे में। मैंने क्या किया क्या नहीं सर वो तो छोड़ दिया मैंने। जैसे इन फ्यूचर में मैंने काम किया, सीनियर अधिकारी ने सही बोला कि दुनिया का कोई भी एजेंट हो वो कभी ये प्रूफ नहीं कर सकता कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था, मतलब उसने क्या क्या किया, ये दुनिया में कोई भी प्रूफ नहीं कर सकता। हम मतलब इंडिया ही नहीं, दुनिया की कोई भी एजेंसी हो। तो अगर आपने मेरे कोई भी इंटरव्यूज़ देखे हों सर कहीं भी आज तक, तो आज तक मेरे किसी भी इंटरव्यू में मैंने कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लिया। मैंने हमेशा ये बोला कि मैं एक इंडियन सीक्रेट सर्विसेज के लिए काम करता हूँ, और उसमें कुछ भी हो सकता हो, वो एक लोकल पुलिस की LOI से लेकर XYZ कोई भी हो सकता है सर। और मैं आपको ये बोलता हूँ कि मैंने बहुत भारत सरकार के लिए बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, और उनके यार मुझे एज ए प्रूफ चाहिए कि आप NSG में फलाने टाइम में LK अडवाणी के साथ, राजनाथ सर के साथ, किसी के साथ भी, तो प्रूफ कुछ भी नहीं है। और प्रूफ ये भी नहीं है कि मैं कभी मतलब किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था, ऐसा मैं आपको कोई भी प्रूफ नहीं दे सकता। तो आपको उस बात में सबसे बुरी बात क्या लगी कि पैसे के लिए ये लोग काम करते हैं? बहुत शर्म की बात है अगर कोई ये बोले कि कोई इंसान पैसे के लिए काम कर रहा है, जो देश के लिए काम कर रहा है, तो मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है बोलने के लिए। तो ऐसा क्यों लगता है कि आपके बारे में बात करना टीआरपी लेना है? मेरी बात सुनिए, AC कमरे में रहकर बहुत आसान है सर बोलना। आपको न्यूज़ चाहिए सर, मैं भी 31 में वो छुट्टी ले रहा हूँ 2-4 दिन, आप मेरे साथ घूमने चलो सर, आपको दुनिया की इतनी न्यूज़ मिल जाएंगे, आपका 1 साल पूरा भर जाएगा सर। आपको लेकर जो एक आरोप लगा जिसके कारण आपको जेल भी जाना पड़ा, और सबूतों के अभाव में, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में प्रकाशित है और आप भी अपनी बातों में कहते हैं कि सबूतों के अभाव में आपको अदालत ने फिर बरी कर दिया। तो आप उस केस का जिक्र करते हुए कहते हैं कि उस केस में एक ही गोली से 2 लोगों की मौत हुई। लेकिन अगर मैं मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहूं, कुछ अखबारों ने जब छापा आपके बरी होने की सूचना, तो उसमें यह लिखा हुआ मैंने पाया कि उसमें धारदार हथियारों से उनकी हत्या की गई थी और पत्थर से मारा गया था, उनको गोली से मारने जाने की कोई सूचना नहीं थी। इसको लेकर आप क्या कहें? जिनकी हत्या हुई उनको आप जानते थे? मैं नहीं जानता था उनको। राजू पारगई और अमित आर्या को आप नहीं जानते? नहीं जानते थे आप किसी भी तरह से? वैसे नॉर्मली एक ही डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, तो छोटा सा उनके रिश्तेदारों ने क्यों आपका नाम नहीं सर, रिश्तेदारों तो नाम लिया, नाम लेने के लिए तो पुलिस की चार्जशीट है ना सर। तो पुलिस ने तो ये भी बोला कि मैंने किलिंग करा है, पुलिस ने तो कहा ना मैंने मारा है करके, लेकिन न्यायपालिका पर तो आप विश्वास रखते होंगे। तो पुलिस तो कहते हैं कि मैंने ही मारा है, लोग भी कहते हैं मैंने मारा है, या तो पुलिस बड़ी है न्यायपालिका बड़ी है सर? नहीं, लेकिन मतलब शेर सिंह राणा के आरोप बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा कि आप लंबे फेंकते थे। आपने सुनकर आपको गुस्सा आया होगा? मुझे क्यों सर, मुझे गुस्सा किस पर आएगा? कोई आंसर जवाब देता हूँ। इसका एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, कि जैसे उन्होंने बोला कि यार एक बंदा जेल के अंदर था, वो रोता था, और आज पाकिस्तान भीख मांग रहा है सर। सेम सिचुएशंस बांग्लादेश के भी आएंगे। अगर बांग्लादेश इस पर नहीं रुका, जो आप पाकिस्तान का हाल देख रहे हैं वही बांग्लादेश का भी हाल होगा सर। क्योंकि बांग्लादेश को ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हिंदुस्तान है उसके बाप का भी बाप है ना सर, ठीक है? हमने उसको बनाया सर। मैं आपके यही मन से कह रहा हूँ, इनकी जनरल टीका इनको जूते की नोक पर रखता था सर, ठीक है? इनके घर में घुस के मारा, लाखों की किलिंग्स कराई सर। इनको लग रहा है कि बांग्लादेश उन्होंने बनाया सर, बांग्लादेश बनाया इंडियन आर्मी ने। इसका भी मेरे पास प्रूफ नहीं है कि मैंने कभी मतलब इंडियन आर्मी में काम किया, स्पेशल फोर्स में काम किया, या NSG में काम किया। तो ऐसा अगर आप मुझसे कोई प्रूफ मांगेंगे कि यार कि मैंने NSG में काम किया, तो इस चीज़ का मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, और मेरे पास नहीं, दुनिया में किसी के पास भी नहीं होगा जो सीक्रेट सर्विसेज का कोई भी। अगर आज आप मुझसे बोलें कि यार कि मैंने कब सीक्रेट सर्विस ज्वाइन किया, या मेरे पास अभी कोई इंडियन आर्मी का या NSG का या XYZ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी पेपर, तो मैं ये बोलूँ मेरे पास कोई भी पेपर नहीं है, और मेरे पास ही नहीं सर, दुनिया में किसी के पास कोई भी अगर कोई भी एजेंट है तो उसके पास भी कभी कोई प्रूफ नहीं होगा। तो लकी जी, लेकिन हमारी दिलचस्पी इस बात में है कि हम सबको मालूम है कि जो लोग इस तरह के ऑपरेशन से 2-4 रहते हैं, उनको मालूम है कि किस तरह से लोग डेपुटेशन पे जाते हैं, काम करते हैं और फिर बैक टू सर्विस हो जाते हैं। तो क्या टेन्योर रहा है आपका भारत की सीक्रेट सर्विसेज के लिए काम करने का? क्योंकि आप एक वक्त तो दिख रहे होंगे NSG में जब आप काम करते होंगे, क्योंकि वो तो फिजिकल अपीयरेंस जॉब है, बॉडी प्रोटेक्शन का काम है आप लोगों का, तो वहां तो आप दिख रहे होंगे। उसके अलावा क्या NSG में काम करते करते आपने ऑपरेशंस को अंजाम दिए हैं? नहीं सर, एक्चुअली देखिए, मैं NSG में शायद मुझे जहाँ तक याद है, शायद मैं 2010 में NSG में डेपुटेशन आया था, और NSG में जो डेपुटेशन का टर्नओवर है सर वो है 3 इयर्स का, और 5 इयर्स का टर्नओवर है। तो आई थिंक मुझे वापस 11 महीने के अंदर ही विड्रॉल हो गया था मैं, कोई भी रीज़न से उसके पीछे कि मुझे 11 महीने में दोबारा विड्रॉल होना पड़ा NSG से। शायद मैं उस टाइम लास्ट टाइम श्री LK अडवाणी सर के साथ ही था,
तो एक नाइट को मुझे विड्रॉल होना पड़ा और बहुत सारी जगह। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा सर कि मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको ये बोलूँ कि कहीं भी अगर मैं आपको कल प्रूफ मांगूंगा मुझसे कि यार मुझे एज अ प्रूफ चाहिए कि आप एनएसजी में फलाने टाइम में एलके अडवाणी के साथ, राजनाथ सर के साथ, किसी के साथ भी, तो प्रूफ कुछ भी नहीं है। और प्रूफ ये भी नहीं है कि मैं कभी मतलब किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था, ऐसा मैं आपको कोई भी प्रूफ नहीं दे सकता। और मैं ही नहीं, सीक्रेट सर्विस में कोई भी इंसान होगा, मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कि दुनिया का कोई भी आदमी आपको प्रूफ नहीं दे सकता सर। जी बिल्कुल, आर.के. यादव जी ने भी यही बात कही कि किसी के पास कोई कागज नहीं होता है जिसमें सच लिखा हो कि आप रॉ के लिए काम कर रहे हैं। खैर, तो इस बात से हम आगे बढ़ेंगे और चूंकि देखिए सिर्फ आप ही नहीं, कई और भी इस तरह के लोग हैं जिन्होंने बहुत सनसनीखेज दावे किए। मेरे तरफ से इस तरह के सवाल इसलिए हुए क्योंकि जो आप बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल फिल्मी दुनिया की बातें हैं कि जिस तरह से आप कभी नेपाल जाकर ऑपरेशन कर रहे हैं, फिर कभी आप एलओसी क्रॉस कर जाते हैं, आपको फिर इजराइल में मोसाद के जरिए आपको ट्रेनिंग भी मिलती है, तो ये बातें बहुत फिल्मी लगती हैं और इसलिए ही इस तरह के सवालात जो हैं मैंने उनसे पूछे थे और उसमें यकीनन उसमें आपका नाम आया। लेकिन मतलब मुझे लगता है कि और भी इस तरह के लोग हैं जो अपने एजेंट्स होने का दावा करते हैं। तो आपको उस बात में सबसे बुरी बात क्या लगी कि पैसे के लिए ये लोग काम करते हैं? सर मैं पैसे के लिए, जैसे आपने बोला कि मुझे पैसे के लिए, अगर मुझे पैसे के लिए काम करना होता, मैं अपने कोई और भी एजेंटों को रख के देता हूं जिन्होंने भी काम किया। तो पैसे के लिए मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले ही एक बहुत अच्छा ऑफर सर, बिग बॉस से एक बहुत अच्छा ऑफर, जहां बहुत करोड़ों का पैकेज था, एक ऑफर मिला और उस ऑफर को मैंने मना किया। और मेरी जगह कोई और भी होता ना सर, वो भी मना कर देता। तो पैसे, आपको क्या लगता है पैसे के लिए सर की मतलब बहुत शर्म की बात है अगर कोई ये बोले कि कोई इंसान पैसे के लिए काम कर रहा है, जो देश के लिए काम कर रहा है, तो मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है बोलने के लिए। अगर कोई ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं, नहीं, कोई भी एजेंट सर, उन्होंने ये कहा कि हम एजेंट से पैसे के जरिए सर आप सर एक एजेंट पैसे के लिए तो हजारों काम है ना सर। आप एक एजेंट को क्या पैसा दे दोगे सर? कितना पैसा दे दोगे? क्या एक जान से बड़ी कीमत थोड़ी ना किसी पैसे की? मतलब क्या जान की, मतलब आप मेरे को बोलते हो कि यार 20 में तुझे 2-4 लाख 10 लाख 5 लाख XYZ कुछ भी देता हूं, तुझे एलओसी पार करके एक ऑपरेशन करना है और मुझे पता है सुसाइड मिशन है सर, और मैं कहता हूं सर मैं कोई मतलब एक एजेंट, पहले एक एजेंट और एक टेररिस्ट में फर्क समझना चाहिए ना सर। एक आतंकवादी नहीं है वो कि मतलब आपने उसको चंद पैसे दिए और अपने शरीर में एक सुसाइड बॉम्ब बांधकर किसी भी देश के अंदर जाएगा, ठीक है, लोगों पर अटैक करेगा और लास्ट में खुद को सुसाइड कर देगा। तो मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता सर कि कोई भी एक एजेंट हो या कोई भी जो अपने देश के लिए काम कर रहा है वो पैसों के लिए कभी काम नहीं करेगा सर। ठीक है, तो लकी जी अभी हम आपके कुछ आरोपों पर ही बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आपके कुछ अभूतपूर्व ऑपरेशंस पर भी बात करेंगे। तो आपको लेकर जो एक आरोप लगा जिसके कारण आपको जेल भी जाना पड़ा और सबूतों के अभाव में, जैसा कि प्रकाशित है और आप भी अपनी बातों में कहते हैं कि सबूतों के अभाव में आपको अदालत ने फिर बरी कर दिया। तो आप उस केस का जिक्र करते हुए कहते हैं कि उस केस में एक ही गोली से 2 लोगों की मौत हुई। लेकिन अगर मैं मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहूं, कुछ अखबारों ने जब छापा आपके बरी होने की सूचना, तो उसमें यह लिखा हुआ मैंने पाया कि उसमें धारदार हथियारों से उनकी हत्या की गई थी और पत्थर से मारा गया था, उनको गोली से मारने जाने की कोई सूचना नहीं थी। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं सर, उसके लिए तो आपको एक काम करना पड़ेगा। अगर आप सूचना के अधिकार से आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाएगी, आप पीएम रिपोर्ट पढ़िए सर, अब मीडिया के ऊपर मत जाओ। सबसे पहले आप पीएम रिपोर्ट पढ़ो कि पीएम के अंदर क्या बोला गया है। पोस्टमार्टम में लिखा है कि एक ही बुलेट से दोनों आदमी को हेड शूट हुआ है, देन मरने के बाद उनकी डेड बॉडी के ऊपर बहुत सारे वेपन्स का यूज हुआ। ये मैं नहीं बोलता हूं, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोलती है सर, कि पीएम रिपोर्ट बोलती है कि डेड बॉडी के ऊपर क्या है, बहुत सारे क्या है अलग अलग, जैसे आपने बोला नाइफ, चाकू या धारदार हथियार चलाए गए। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोलती है। आगे की केस स्टडी आप पढ़ोगे, चार्जशीट पढ़ोगे, तो चार्जशीट के अंदर एक चीज और जिगर है। चार्जशीट क्या बोलती है सर? चार्जशीट ये बोलती है कि जिस आदमी ने वो किलिंग करी है ना, ये मैं नहीं बोलता हूं सर, ये चार्जशीट बोलती है कि जिस इंसान ने उन दोनों आदमियों को किल किया, वो ये दिखाना चाहता था कि इसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। मतलब ये जो तरीका है, ये किलिंग करने का तरीका, ताकि जब अगर सपोज करो कि किसी भी आदमी की डेथ होती है, तो डेथ एक बुलेट लगी, दोनों की डेथ हो गई। लेकिन उसने ये बहुत सारे वेपन इसलिए यूज करे बॉडी के ऊपर ताकि वो लोग कानून को ये दिखा सके कि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो, इन्वेस्टिगेशन को मिसगाइड करने के लिए। नहीं तो चूंकि एक गोली से 2 लोगों की हत्या करना, मतलब अगर मैं बिल्कुल ये बात कहूं कि अगर पॉइंट ब्लैंक रेंज पर नहीं मारे अगर हम किसी को, तो इसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि इस तरह के मिशंस को अंजाम दिया जा सके। हालांकि एक ही गोली से 2 लोगों की हत्या का अगर हम बात करें या किसी को किल करने की बात करें, तो दिल्ली में एक घटना साल 2015 के आसपास घटित हुई थी, जब तिलक नगर के इलाके में 2 गैंगस्टर्स की हत्या हुई थी इसी तरीके से। दुनिया में बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला है। आपको क्या लगता है कि मारने वाले ने या फिर जांच करने वाले ने आपको क्यों इस केस में लपेट लिया? सर पहले तो क्या है कि घटना से पहले एक हॉलिस्टर मिला था।
हॉलिस्टर आपको पता होगा, जिस पर हम लोग नॉर्मली तरीके से पिस्टल वगैरह को रखते हैं। तो जो हॉलिस्टर मिला, मेरे पास जो वेपन था, मेरा खुद के भी वेपन, मतलब जो मेरे पास एक वेपन था उनमें से, सेम वेपन का साइज़ उसी हॉलिस्टर से मैच कर रहा था। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं सर कि हॉलिस्टर्स तो मार्केट में आप इजीली तरीके से आप भी खरीद के ला सकते हैं, कोई भी खरीद के ला सकते हैं ना। तो पहली वजह तो ये बनी कि एक हॉलिस्टर जो साइज़ फिट आ रहा है कि सेम इसी टाइप का एक पिस्टल इस्तेमाल हुआ है, पहली पॉइंट ये। दूसरा कि क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि कभी भी क्या होता है कि डिपेंड करता है टारगेट के ऊपर। हमेशा क्या होता है कि टारगेट कितना बड़ा है। फॉर एग्जांपल, कल अगर इन फ्यूचर के अंदर एक इंसिडेंट होता है कि पाक के अंदर जाके कोई दाऊद इब्राहिम को मारता है, तो दाऊद इब्राहिम को मारने पर वहाँ की एजेंसीज का शक किन के ऊपर जाएगा सर? जो सेम उसी लेवल के लोग होंगे जो दाऊद को मार सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो लोग कितने बड़े थे, उन लोगों को मारने के पीछे किसका हाथ हो सकता है। हमेशा मतलब जो टारगेट की किलिंग होती है वो डिपेंड करता है कि उसके एनिमी के ऊपर। अगर मैं आपको एक छोटे से नॉर्मल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, हमारे यहाँ एक कहावत है कि कभी भी किसी आदमी का पता लगाना हो कि वो कितना बड़ा है, कितना पावरफुल है, आप ज़्यादा रिसर्च मत करो, सिर्फ उसके एनिमी के बारे में पता लगा लो कि उसका एनिमी कौन है। जितना बड़ा दुश्मन होगा वो आदमी उतना पावरफुल होगा सर। तो ये मेरा मानना है कि शायद उनको लगा ऐसा। नहीं तो मुझे ये बताइए कि फिर उनसे कैसे, जिनकी हत्या हुई उनको आप जानते थे? नहीं, मैं नहीं जानता था उनको। राजू पारगई और अमित आर्या को आप नहीं जानते? नहीं जानते थे आप किसी भी तरह से? नहीं, वैसे नॉर्मली एक ही डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, तो छोटा सा डिस्ट्रिक्ट अपना। रिश्तेदारों ने क्यों आपका नाम? नहीं सर, रिश्तेदारों तो नाम लिया, नाम लेने के लिए तो पुलिस की चार्जशीट है ना सर। तो पुलिस ने तो ये भी बोला कि मैंने किलिंग करा है, नहीं पुलिस ने तो कहा ना मैंने मारा है करके, लेकिन न्यायपालिका पर तो आप विश्वास रखते होंगे। तो पुलिस तो कहते हैं कि मैंने ही मारा है, लोग भी कहते हैं मैंने मारा है। या तो पुलिस बड़ी है, न्यायपालिका बड़ी है सर। तो आपको इस बात का मलाल रहेगा कि आपको बाइज्जत बरी ना करके ये कहा गया अदालत ने कि सबूत नहीं मिले? नहीं सर, यही होता है, बाइज्जत नहीं होता सर। एज आईपीसी 302 है, 302 है ना सर, इज अ हीनियस क्राइम सर, नॉन बेलेबल क्राइम। तो उसमें अभाव पर ही होगा सर। आप किसी का भी 302 की किसी की भी उठाकर देखो, आप अगर क्या कहते हैं ये तलवार केस भी उठाकर देख लो, सेम चीज वही आएगा सर। मतलब अगर आपको मैं एक चीज और बताऊं लॉ पर, अगर वो बोलते हैं कि मैं बाइज्जत बरी, तो मैं तो क्लेम करूंगा ना सर। मैं बोलूंगा मेरा आपने इतना टाइम खराब, मैं क्या बोलूंगा, मैं भी एक मानहानि का दावा करूंगा सर पुलिस के ऊपर कि आपने मेरे 4 इयर्स को बर्बाद किया करके। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि एविडेंस के अभाव पर। तो एक लॉ है ना सर। हाँ वही कि आपके खिलाफ सबूत नहीं मिले तो आपको सबूतों के अभाव में बरी तो सबूतों के आधार पर ही बरी होगा ना सर। तो अब लेकिन इसमें अदालत ने इस बात पे दिलचस्पी नहीं दिखाई कि किसने आपको फ्रेम करने की कोशिश की, क्यों फ्रेम करने की कोशिश की, इसमें अदालत की दिलचस्पी नहीं दिखी? नहीं सर, अगर सपोज करो कि कल मैं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूँ, हम लोग बहुत काम करते हैं, हम भी शक के बिना पर किसी को उठा के लाते हैं, हम भी लाते हैं उठा के शक के बिना पर, और लेके आते हैं, हम पूछताछ करते हैं उससे। हमें लगता है यार मिलिटेंट नहीं है, टेररिस्ट नहीं है, हम उसको छोड़ देते हैं सर। तो हम ये थोड़ी ना बोलते हैं यार कि हमारे को माफ कर दे भाई, चीज़ ये है हम जो लिखित में देंगे। हमारे को लगा कि आप इस केस में एक्यूज्ड हैं, हो सकता है बॉम्ब की प्लानिंग आपने करी हो, इन वेपन में आपका हाथ है, हम लेकर आए ना सर, हमने अपना काम किया और लास्ट में हमें नहीं मिला आपके खिलाफ एविडेंस, तो हमने आपको छोड़ा। तो इसका मतलब मैं भी तो गलत नहीं हूं ना सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आपकी जेल यात्रा के बारे में बात करते हैं। शेर सिंह राणा को कैसे जानते हैं? सर मैं कभी नहीं मिला हूं शेर सिंह राणा से। आपको एक चीज और बताता हूं, अगर ये जेल का रिकॉर्ड निकालना बहुत ईजी है। आप अभी 2 मिनट के अंदर एक सूचना का अधिकार लगाओ सर, ठीक है, और ये बताओ कि लक्की बिस्ट कब से कब तक जेल के अंदर रहा। शायद आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है, मैं 9 सितंबर 2011 से 15 मार्च 2015 तक जेलों में रहा। 2 मिनट में ये निकलेगा कि मैं किस किस जेल में रहा। सेम आप जो आप अभी एक नाम ले रहे हैं उनका भी ये लगा लो, क्या कभी एक साथ सेम जेल के अंदर रहे, आपको आपका जवाब मिल जाएगा सर। उन्होंने हाल में आपको लेकर दावा किया, आपने सर, अरे दावा, मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैंने आपको इतनी बड़ी चीज बोली सर, आप मुझे वापस यहीं बुला लेना इसी मंच में, आप दोबारा बुलाना और मैंने बोलना मैं एविडेंस लेके आ गया हूं। आप आज ही एक काम करना, सूचना का अधिकार लगाना, सेम सामने वाले जिसने क्लेम किया है उसका भी एक सूचना का अधिकार लगाना। आपको अगर 24 घंटे के लिए भी हम अगर सेम जेल के अंदर मिल गए इस ड्यूरेशन के अंदर, मैं दोबारा इसी मंच में आऊंगा। नहीं तो आपने तो मेरे सवाल पर तो आपने अपना वीडियो जारी कर दिया था। शेर सिंह राणा ने आपको लेकर जो आरोप कहे, नहीं सर, वही गलती मैंने करी ना सर। मैंने एक जो मेरे को लगा कि यार मैंने क्या गलती कर दी, मैंने एक, अब मुझे हर आदमी ये कह रहा है कि मैं भी उसके ऊपर वीडियो बनाऊं करके। मेरी बात समझ आप, मुझे समझ में आ गया विद इन दूसरे दिन ही कि यार आज के इंडिया के अंदर हर आदमी चाह रहा है कि मैं उसके लिए एक वीडियो निकालूं ताकि वो वायरल हो। लोगों को सिर्फ वायरल होने से मतलब है सर, क्यों होता है ये फर्क नहीं पड़ता। नहीं लेकिन मतलब शेर सिंह राणा के आरोप बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा कि अरे सर मैंने फेंकते थे, आपने सुनकर आपको अरे मैं नहीं होगा। मुझे क्यों सर, मुझे गुस्सा किस पर आएगा। मैं आपको एक उदाहरण, चलो मैं आपको इस आंसर जवाब देता हूँ, इसका एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि जैसे उन्होंने बोला कि यार एक बंदा जेल के अंदर था, वो रोता था, दुखी होता था। मैं आपसे, आपकी एज कितनी है सर? मेरी 31 साल। आपकी 31 साल एज है। देखो मुझे आपका डेली रूटीन नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो एक स्पेशल फोर्स का बंदा होता है ना सर, जो स्पेशल फोर्स का बंदा होता है, जब वो अपनी एसएफ की ट्रेनिंग करता है ना,
वो सिर्फ अपने 24 घंटे में उसने इतना पसीना बहाया होगा ना सर, आपने अपने 31 साल में नहीं बहाया होगा इतना। नहीं ठीक है, सही बात मैं आपको बता रहा हूँ, सही बात है। मतलब आपकी 31 साल की उम्र में आप अगर डेली पसीना को इकट्ठा करोगे ना, बिल्कुल सही बात। तो एसएफ ने 24 घंटे में जितना निकला होगा आपने नहीं बनाया होगा। एक एसएफ के बंदे को ये पता होता है कि एक रूम के अंदर मिलिटेंट है सर, जेल का सबसे बुरा दिन, मतलब जेल के अंदर, वो हमारे एसएफ में सबसे अच्छा दिन होता है सर। जेल के अंदर जो आप तकलीफें देते हैं, जो लोग बोलते हैं कि जेल में इतनी तकलीफ है, लेकिन जेल की जो सबसे मुश्किल तकलीफ रही होगी वो हमारे सबसे अच्छा दिन रहा होगा एसएफ के अंदर, कि यार आज हमारे को बहुत मजा आया करके। नहीं तो उन्होंने तो बहुत ऐसे आरोप लगा दिए, आप ठीक है, आप नहीं उस पर बात करना चाह रहे, आप कह रहे हैं कि उनको सर आप फिर नहीं, आप मैं आपको क्या बोल रहा हूँ सर, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे किसी भी इंटरव्यू, किसी भी पॉडकास्ट से 10 लाख की भी स्टोर हो सर। मेरी बात समझ रहे? मैं यहाँ अगर आया हूँ, आपको मैंने समय दिया है, हम बैठे आधे घंटे, मैं चाहता हूँ यार 10 लाख की भी और आए। ठीक है सर, आप बात करो विक्रम बत्रा सर की, सर आप बात करो सोमनाथ सर की सर। नहीं बात करेंगे, हाँ, नहीं सर, सर आप, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ सर, आप उन्हें, आप ही हैं सर, आपके कल बच्चे होंगे, फ्यूचर में होंगे आपके बच्चे, आप अपने बच्चे को क्या देखते हैं सर? आपका बच्चा क्रिमिनल हो या एक सोल्जर हो सर? नहीं, आप किस रूप में देखना चाहते हैं सर? सोल्जर। अब सोल्जर के रूप तो हीरो मत बनाओ ना सर। आप क्या चाहते हैं कि कल का एक बच्चा भी जाके इस देश के एक एमपी को मार दे सर? आप ये चाहते हैं सर कि एक एमपी को मार के जेल में जाए, फिर आप उसको हीरो बनाओ? सर आप हीरो सोल्जर्स को, जिसमें इस देश के लिए काम किया, उनको हीरो बनाओ ना सर, आप मत हीरो बनाओ उनको सर। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा सर, आप बैठे, आप सर मीडिया आवाज हो देश की सर, आंखें हो, आप जो देख रहे हो दुनिया को दिखा रहे हो सर। नहीं तो ठीक है, मैं आपके जेल अध्याय के बारे में और कुछ जानना चाहता हूं। ये तो शेर सिंह राणा वाला मामला हो गया जिसको, नहीं, मैं लास्ट में यही कहूंगा सर, मत बनाओ हीरो उन लोगों को सर, प्लीज नहीं बनाते। तो अब मुझे ये बताइए कि आपकी जेल यात्रा के दौरान आप कभी नहीं रोए, आप कभी परेशान नहीं हुए, कभी हताश नहीं हुए? नहीं सर, देखो वो किताबी बातें ही आप रट कर गए थे कि सत्य जो है वो परेशान नहीं सर, नहीं सर, आदमी देखो, आदमी परेशान होने का मतलब क्या होता है सर? आदमी थोड़ा सा टूटता है, वो मान लिया, मेरी बात समझ, ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है, तो हम इंसानी। क्या होता है कि हम लोग एक माइंडसेट बनाकर जाते हैं कि यार हम 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने में या साल भर में बाहर आ जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप एक इनोसेंट, इतना टाइम लगेगा। जैसे टाइम ऊपर जाता है तो इंसान थोड़ा सा क्या होता है, डिप्रेशन होता है, इंसान थोड़ा सा डिप्रेशन में जाता है। तो इसका यह मतलब नहीं सर इंसान रोने लग जाएगा, टूट जाएगा सर। मैं अपनी लाइफ में जहां से मैंने शुरू किया है, मैं सीख के आया हूं सर कि जो आपका बुरा वक्त हो, मैं जिस ट्रेनिंग सेंटर से आया हूं ना सर, वहां मैंने लिखा हुआ है कि जो आपका सबसे बुरा वक्त हो ना सर, आप उसको अपनी ताकत बना लो। और मैं आपको एक चीज और बताऊं सर, कि मैं अपनी ऑल ओवर लाइफ के अंदर दुनिया में कभी किसी से नहीं डरा सर, कभी नहीं डरे? कभी नहीं, किसी से नहीं सर, अपने पूरे अच्छा, तो आपने MI6 की बात की, तमाम एजेंसियों की बात की, चाइना की एजेंसी आपको सबसे ताकतवर क्यों लगती है? सर आपने, चाइना ताकतवर है या नहीं आप बताओ सर? है, ताकतवर है ना। दुनिया को अगर कोई ताकतवर बनाता है तो उसकी एजेंसी सर। मैं आपको एक चीज बताऊं, दुनिया को आपको लगता है गवर्नमेंट चला रही है सर, अकेली अमेरिका की CIA ने इस दुनिया में लगभग 59 to 60 देशों की सरकार गिराई है सर। आज तक कभी आपने MSS के ऑपरेशंस नहीं सुने सर? कभी नहीं सुने आज तक? क्या ऑपरेशन नहीं करते सर? जानकारियां बहुत कम उपलब्ध है, बहुत कम उपलब्ध है ना सर। तो आप समझ सकते हैं कि कितने पावरफुल होंगे वो लोग कि आज तक उनका कोई ऑपरेशन आपको नहीं पता चल पाया। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं सर? जी बिल्कुल, मैं समझ कि दुनिया का सबसे डेंजर, देखो दुश्मन कौन है सर मेरे लिए, अगर आप मुझसे पूछोगे लक्की बिस कि सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है, जिसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं, वो मेरे लिए सबसे खतरनाक दुश्मन है सर जीवन में। लोग तो माँ बाप के मार डांट से डरते ही हैं। नहीं सर, अपने फैमिली को, मतलब फैमिली, मतलब रही फैमिली की बात, तो फैमिली में तो ऐसा है सर, आज भी हम ऊंची आवाज में अपने घर वालों से बात नहीं करते। लेकिन जहां मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि इस जीवन के अंदर उनके अलावा हम अपने जीवन में कभी किसी से नहीं डरे हैं सर। घर वाले आपके काम के बारे में देखते सुनते हैं तो क्या? नहीं सर, बहुत बहुत सीधे हैं मेरे घर वाले, बहुत ही सिंपल लोग, उत्तराखंड के लोग हैं, पहाड़ के लोग हैं, बहुत सीधे। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि अभी जस्ट अपनी लाइफ पर 2 बुक आई हैं सर, 2। तो मेरे घर वालों को तो ये भी, मेरे घर वालों ने तो बुक भी नहीं पढ़ी होगी मेरी, उनके लिए तो वो नॉर्मली यार आई होगी बुक, हजारों बुकें होती हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपके जो ऑपरेशंस के बारे में घर वाले कभी सुने उन्होंने कि आपने नेपाल में ऑपरेशन को अंजाम दिया, आपका दावा है कि आप LOC क्रॉस करके गए, तो इस तरह की बातें सुनने के बाद घर के वो लोग जिनको आपसे बड़ा लगाव हो, प्रेम हो, जो अपने बच्चे को हमेशा सुरक्षित देखना चाहते हैं, उनका क्या राय रहता है? सर अभी आपने अगर लास्ट मेरा एक स्टेटमेंट पढ़ा हो हिंदू में या किसी दूसरे में, मेरा एक स्टेटमेंट आया था उसमें, और मैंने जस्ट अभी एक कि इसी बुक के ऊपर कुछ बायोपिक बनने वाली है इंडस्ट्री में, तो मेरा एक स्टेटमेंट था कि यार मैं चाहता हूँ कि मेरी बायोपिक कभी मेरे घर वाले ना देखें या मेरी माँ ना देखे स्पेशली। तो उसका मीनिंग ये था सर कि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर वाले ये देखें यार हमारे बेटे ने क्या क्या फेस किया। मेरी माँ एक बार जेल में मुझसे मिलने आई है, और दोबारा मैंने बोला था कि मेरी माँ मुझसे मिलने नहीं आनी चाहिए जेल में, मैंने अपने घर वालों को समझाया है ना सर। तो मेरी माँ को तो ये भी नहीं पता होगा कि जेल कैसी अंदर से, जब भी मैं आया तो बहुत
मतलब बहुत रेडी होके आया कि एक माँ को तो पता चल जाएगा उसका बेटा थोड़ा सा परेशान है, तो मैं ये भी दिखा रहा कि आपका बेटा परेशान नहीं है यहाँ। तो अच्छा, आगे बढ़ते हैं फिर, हम कुछ और बातें करते हैं, आरोपों से आगे चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो लकी बीस्ट क्या चाहते हैं? उनको भारत कैसे जाने, उनको दुनिया किस रूप में देखें? सर मैं चाहता हूँ कि जो भी यूथ हो, इस देश का जो यूथ है सर, मुझे लग रहा है 2025 में हम सबसे ज़्यादा यूथ होगा हमारे देश वर्ल्ड में। मैं चाहता हूँ हमारा यूथ इस पूरे देश को रिप्रेजेंट करे सर। जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझे सर, कि उन्हें यह समझ में आए कि देश से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है, हमारे फ्लैग से बढ़कर कुछ भी नहीं है धरती में सर। वो दुनिया में कहीं भी रहे, धरती के किसी भी कोने में, आप यूएस में जाकर रहो सर, यूके में जाकर रहो, कनाडा में रहो, ठीक है, आप अच्छा पैसा कमाओ, अच्छे पैकेज पर रहो, लेकिन लाइफ में आप एक बात कभी मत भूलो कि आप एक हिंदुस्तानी हो बस। तो आगे बढ़ते हैं इससे। और तो लकी जी, थोड़ा एनएसजी ऑपरेटिव्स के बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। प्रधानमंत्री की भी सुरक्षा में आप तैनात रहे हैं। आपकी एक बहुत पुरानी तस्वीर देखी है हमने प्रधानमंत्री के साथ। आप राजनाथ सिंह की भी सिक्योरिटी में रहे, उसके कई सारे हमने क्लिप्स भी देखे हैं जो आपने बताया है। तो आज के दौर में जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप स्क्रीन पर देखते हैं, उसी नरेंद्र मोदी को बतौर मुख्यमंत्री आप जानते थे, या कोई ये अलग इंसान है बतौर नेतृत्व, बतौर तौर तरीका, बतौर सिक्योरिटी प्रोसीजर्स? सर मैं ये कहूँगा कि मैं शायद 2011 में जब वो गुजरात के सीएम हुआ करते थे, उनके पास एनएसजी कवर थी, तब मैं उनके साथ डिप्लॉय था। तो एक बेहतरीन लीडर सर जो इस देश को चाहिए, वो आज इस देश को मिला है। और मैं जितने टाइम भी उनके साथ रहा, शायद मुझे जहाँ तक है, या तो मैं 90 डेज़ या 91 डेज़ उनके साथ रहा, मैंने उन्हें कभी छुट्टी में नहीं देखा सर, कभी भी नहीं। मतलब मुझे नहीं पता वो कब सोते थे, लेकिन जब भी मतलब मैंने कभी, जब मैं 90 डेज़ मैंने कोई संडे नहीं देखा, कोई मंडे नहीं देखा। मैंने आपको एक चीज़, आपने मेरा इंसिडेंट सुना होगा कि मैं 1 घंटे के लिए उनके साथ गया था, एक छोटा सा अहमदाबाद में एक प्रोग्राम था, और उस 1 घंटे के प्रोग्राम के बाद मुझे पता चला कि हमें बाहर जाना है, और हम 17 दिन तक बाहर ही रहे सर। 17 डेज़ तक मैं एक ही ड्रेस में रहा। मुझे 1 घंटे के लिए गया था मैं, मुझे सिर्फ ये पता था कि अहमदाबाद में एक प्रोग्राम है सर का, बस सर को घर से लेके सीएम हाउस से दोबारा, क्योंकि एनएसजी ओनली क्या है, मोबाइल सिक्योरिटी में रहती है, घर से लेके घर से वापस ड्रॉप करने तक की। तो 1 घंटे के प्रोग्राम के हिसाब से मैं भी एक ही ड्रेस में आया, जैसे अभी आया हूँ, तो एक ही अपना एक छोटा सा इवेंट है यहाँ पर, मतलब पॉडकास्ट, तो वहीं से हम लोग निकले, और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 17 दिन के बाद वापस आया हूँ। तो यही चीज़ सेम मोदी सर के साथ भी थी ना सर, उनको भी नहीं पता था कि इस प्रोग्राम के बाद उन्हें कहीं जाना है। अगर पहले से पता होता तो हमारे पास पहले से पूरा लॉग बुक मेंटेन होता हमारा कि कल का प्रोग्राम क्या है, नेक्स्ट दिन का प्रोग्राम क्या है, पूरा प्रोग्राम। तो सडनली मतलब पूरा इंडिया टूर पूरा, मतलब हमने स्टार्ट किया, हम सबसे पहले हमने गुवाहाटी से, न्यू जलपाईगुड़ी से, पूरा साउथ, केरल, तो 17वें दिन हम वापस आए हैं सर। तो एक जो मुझे अभी लगा, और मुझे चेंजिंग में कुछ नहीं लगा सर, वर्क के काम में मुझे कोई चेंज नहीं लगा। और देखो दुनिया तो बात करती है, लोगों का काम है कहना सर। लेकिन आपको वो ताकतवर नेता, अरे सर आज मुझे उनसे ताकतवर नेता आज बता दो सर। आप ताकतवर पूछ रहे हैं सर, ये बात आप अमेरिका से पूछो, CIA से, आप MI5 से पूछो ना सर, आप MSS से पूछो, जो बताएंगे कि आज के देश में, हिंदुस्तान में कितना पावरफुल लीडर है सर। अपनी पहचान बतौर हिंदुस्तानी ही देखना चाहते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, लकी बीस्ट कौन था? तो एक हिंदुस्तानी, बिल्कुल एक हिंदुस्तानी सर। तो ये जो आप पर किताब आई, जैदी साहब ने आप पर एक बहुत शानदार किताब लिखी है, उसके बाद अब आप आजकल फिल्मों में लिख रहे हैं, वेब सीरीज की बातें चल रही हैं, तो इन सब के लिए आपको ऑफिस भटकना पड़ रहा है, या फिर लोग आप तक अप्रोच कर ले रहे हैं सर? अभी कहानियां सुनकर सर, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, और हमारे वहाँ देवभूमि बोलते हैं उसको, मैं गॉड पर बहुत बिलीव करता हूँ, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी सर। और भगवान की दया से भी मेरे 11 प्रोजेक्ट लॉक हैं, और सारे ए लिस्टर्स के साथ ही लॉक हैं सर। अच्छा, बिल्कुल। तो आपके ऊपर भी जो बायोपिक बन रही है, वो वही कंपनी बना रही है जिसने सचिन की बायोपिक बनाई है? नहीं सर, जिन्होंने सचिन की बायोपिक पब्लिश करी थी, सेम पैरामाउंट साइमन सुस्टन ने ही मेरी दोनों बुक पब्लिश करी है, रॉ हिटमैन 1 एंड रॉ हिटमैन 2। ठीक है, ये बुक के राइट्स पैरामाउंट्स के पास है, साइमन सुस्टर्स के पास, और इसके ऑडियो वीडियो राइट्स एस हुसैन जैदी सर ने, किसी बड़े ए लिस्टर प्रोडक्शन हाउस ने ले लिए। तो इन दोनों बुक के ऊपर जल्दी से आपको एक मतलब देखने को मिलेगी सर। सीरीज देखने को मिलेगा सर, डिपेंड करता है प्रोडक्शन हाउस क्या चाहता है सर। लकी बीस्ट क्या चाहते हैं? नहीं सर, मैं तो मेरी तरफ पर्दा या फोन का स्क्रीन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, आजकल तो पूरी दुनिया डिजिटल पर ही है सर। तो आप फोन की स्क्रीन चाहते हैं? चलिए, मेरे कुछ और सहयोगी भी हैं, उनसे भी छोटे छोटे सवाल लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपने अपनी बुक्स के बारे में बताया, आपने बताया मणिपुर के बारे में, आप थोड़ा बांग्लादेश के बारे में बताइए कि बांग्लादेश के जो मौजूदा हालात हैं, वहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है, इस पर क्या राय आपकी? सर देखो, बांग्लादेश का इस टाइम जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा है, और आज ही आपने देखा है कि हमारे एक सीनियर अधिकारी बांग्लादेश गए हुए हैं,
ठीक है, वहाँ मीटिंग्स चल रही हैं, लेकिन जो भी ये बांग्लादेश के अंदर हो रहा है सर ठीक नहीं है। यही सेम पाकिस्तान ने भी किया था। आज पाकिस्तान ने 400 हिंदू टेम्पल जलाए थे ना सर, और आज पाकिस्तान भीख मांग रहा है सर। सेम सिचुएशंस बांग्लादेश के भी आएंगे अगर बांग्लादेश इस पर नहीं रुका। जो आप पाकिस्तान का हाल देख रहे हैं वही बांग्लादेश का भी हाल होगा सर। क्योंकि बांग्लादेश को ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हिंदुस्तान है उसके बाप का भी बाप है ना सर, ठीक है, हमने उसको बनाया है सर। मैं आपके यही मन से कह रहा हूं, इनकी जनरल टीका इनको जूते की नोक पर रखता था सर, ठीक है, इनके घर में घुस के मारा, लाखों की किलिंग्स कराई सर। इनको लग रहा है कि बांग्लादेश इन्होंने बनाया है सर। बांग्लादेश बनाया इंडियन आर्मी ने सर, ठीक है, मतलब इंडियन आर्मी की बदौलत आज बांग्लादेश बना, और ये हमको ही वो दिखा रहे हैं सर। लेकिन जिस तरीके से अभी हमारे जो विक्रम मिस्री गए हुए थे, उनके वापस आने के बाद फिर बांग्लादेश का बयान आता है कि हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मत करो, इसको कैसे देखें? नहीं सर, ये तो मेरी बात सुनिए ना सर। आपको दिक्कत, आपको हिंदुस्तान से, यार आपने शेख हसीना को चुना ना सर, आपने चुना है ना सर, हमने तो नहीं बोला। आप बोलते हो कि यार हम शेख हसीना को हम सपोर्ट करते थे, अगर हम सपोर्ट करते तो आज भी वो चेयर में होनी चाहिए थी ना। आपने सपोर्ट किया भाई, आपका इंटरनल मामला है, हमारे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप हमारे हिंदूज को नुकसान मत पहुंचाओ। हमारे को आपके इंटरनल जो भी आपकी पॉलिटिक्स है उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन अगर आप हमारे किसी भी हिंदू को नुकसान पहुंचाओगे तो हमें बोलना पड़ेगा यार। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश में इस वक्त पाकिस्तान कहीं ना कहीं दोस्ती का हाथ ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, और बांग्लादेश की तरफ से भी पाकिस्तान दोस्ताना संबंध हो रहे हैं दोनों देशों के बीच, उस पर क्या आपको लगता है क्या ये ज़्यादा देर टिक पाएगा? नहीं, बहुत जल्दी जो सिचुएशन पाकिस्तान की हो रही है बांग्लादेश की होगी यार, ठीक है। जो सिचुएशन मैं आपको बताऊं, जो भी इनके फादर हैं पीछे, इनके फादर ने जिससे भी दोस्ती करी वो आज बर्बाद है यार। आप उठाकर देख लो, चाहे पाकिस्तान से दोस्ती करी, श्रीलंका से दोस्ती करी, अब बांग्लादेश से दोस्ती कर रहे हैं, नेपाल से दोस्ती कर रहे हैं, जहां जहां ये लोग घुसे वो बर्बाद हुए हैं वो लोग। तो सिचुएशन क्या है, थोड़ा सा टाइम लगता है हालात को समझने में, लेकिन बांग्लादेश को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके 2 करोड़ शरणार्थी यहीं पर है यार हिंदुस्तान में। और मैं तो इंडियन, आपके मन से इंडियन गवर्नमेंट को बोलूंगा कि उनको लात मार के वापस उनके देश भेजना चाहिए। अच्छा, आपने बहुत बड़ी बात बोली, दाऊद इब्राहिम नाम बड़ा है, क्या दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस बिश्नोई ये 2 नाम है, क्या ये फिट बैठते हैं एक साथ? नहीं सर, नहीं मालूम इस बारे में। देखो, दाऊद इब्राहिम मर भी जाएगा तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसको फिर भी 10 साल तक जिंदा रखेगी। उसके पीछे भी रीजन है, 2 रीजन है, क्योंकि पाकिस्तान कभी बोलता ही नहीं है कि यार दाऊद उनके वहां पर है। पहला रीजन तो ये है, अगर कल दाऊद मर गया तो पाकिस्तान तो बोल नहीं सकता ना दाऊद मर गया, क्योंकि फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर क्या जवाब देगा यार कि दाऊद इब्राहिम तुम्हारी धरती में था। पहला रीजन ये। और दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान या ISI, मैं आता हूं ISI के ऊपर, हम पाकिस्तान को नहीं बोलते हैं, ISI पाकिस्तान दाऊद को क्या देखती है, एक बिजनेस के रूप में। मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि दुनिया में जो भी इलीगल बिजनेस चल रहा है, चाहे मिडिल ईस्ट में चल रहा हो, चाहे एशिया के अंदर चल रहा हो, कोई भी, उसका बहुत बड़ा फंडिंग दाऊद के थ्रू किसको मिलता है, ISI को मिलता है, ठीक है। अगर कल दाऊद मर जाता तो ISI फिर भी उसको जिंदा रखेगी, क्योंकि उसको उस बिजनेस को कंटिन्यू चलाना है। अगर लोगों को यह पता चलेगा कि दाऊद मर गया, जो भी बिजनेस के उसके नीचे के लोग थे वो टाइमली पैसा नहीं पहुंचाएंगे वहां तक, तो ISI उसको मरने के बाद भी 10 से 15 साल जिंदा रखेगी। ये दुनिया को कभी पता ही नहीं चलेगा कि दाऊद इब्राहिम मर गया। और लॉरेंस बिश्नोई सर अभी तो साबरमती जेल में है, तो पता नहीं, अभी जो भी चल रहा है मैं मीडिया के थ्रू ही सुनता हूँ, ठीक है। एक बड़े कमांडर ने कहा था कि अगर लॉरेंस बिश्नोई को हैंडल करने दिया जाए खालिस्तान तो खालिस्तान खत्म हो जाएगा, उस पर आपको क्या लगता है? आपको सर हमारी मतलब गवर्नमेंट में इतने सीनियर ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, जो बेहतरीन ट्रेनिंग लेके आए हैं, ठीक है, जो पूरी दुनिया को समझते हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनसे ज़्यादा समझदार वो लोग होंगे जो जेल के अंदर हैं इस टाइम? नहीं, आपकी क्या राय है? क्या मेरी ये जो गवर्नमेंट चल रही है सर, जो भी गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं वो बहुत सही है और अपने तरीके से काम कर रहे हैं सर। लेकिन सर ये बताइए फिर कि सीक्रेट सर्विसेज को लेकर आपने काम किया है, आपको मालूम भी होगा, और जो बंदा ऑपरेशंस में रहता है उसको डेफिनेटली हमारे जैसे लोगों से बहुत फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होता है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। नहीं सर बिल्कुल सर, मेरी बात सुनिए, AC कमरे में रहकर बहुत आसान है सर बोलना। आपको न्यूज़ चाहिए सर, मैं अभी 31 में मैं छुट्टी ले रहा हूँ 2-4 दिन, आप मेरे साथ घूमने चलो सर, आपको दुनिया की इतनी न्यूज़ मिल जाएंगे, आपका 1 साल पूरा भर जाएगा सर। आप चलने की तो हिम्मत करो मेरे साथ। कहाँ मैं नॉर्थ ईस्ट मणिपुर जा रहा हूँ ना सर। अच्छा, न्यू ईयर में मणिपुर जाने। हाँ, मेरी पेरेंट्स बटालियन भी वहाँ है जहाँ मैं कभी रहा हूँ उनके साथ, तो मैं हर बार न्यू ईयर उनके साथ मनाता हूँ सर। तो आपको इतनी न्यूज़ मिल जाएंगी सर, 1 साल तक का कोटा फुल। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि AC कमरे में बात करना बहुत ईजी है सर, बहुत आसान। कभी उस ग्राउंड के हालात पर जाए ना सर लोग, हमें कहना बहुत आसान है कि सिचुएशन क्या चल रही है, क्यों हो रहा है, कभी उनसे बात तो करें सर ग्राउंड पर जाकर। मैं डेली टेलीविजन चलाकर देखता हूं सर, मैं भी टीवी देखता हूं, मुझे 24 घंटे में 2 घंटे न्यूज़ नहीं दिखती सर नॉर्थ ईस्ट की। ऐसा क्या रीज़न है सर? नहीं तो मैं इसी पर, अब चूंकि आपने ये जिक्र किया तो मैं आ गया इस सवाल पर। तो आपको नहीं लगता है कि बतौर प्रधानमंत्री, बतौर गृह मंत्री अमित शाह साहब और बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जितनी ताकत मणिपुर के स्थिति को संभालने के लिए लगानी चाहिए थी उतनी ताकत लगाने में वो लोग विफल हो गए? अभी भी आप देखिए कि स्टेट 2 हिस्सों में लगभग मतलब 2 गुटों में बटा हुआ नजर आ रहा है, अभी भी हालात ठीक नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी चिंता आप भी व्यक्त कर रहे हैं। नहीं सर, लेकिन ये
विद इन कितना सर 30 का टर्नओवर चल रहा है ना सर। 60 साल जिन्होंने किया, क्वेश्चन उनसे भी करना चाहिए ना कि उन्होंने ऐसे हालात क्यों पैदा कर दिए सर। ये दुनिया को लग रहा है कि दो जातिवाद का झगड़ा है सर, मतलब दुनिया के अंदर एक ही चीज चल रहा है, जो जातिवाद, कुकी, मैती है ना, नागा, एक जातिवाद का। लेकिन रियल झगड़े के ऊपर जाओ ना सर आप, ग्राउंड के हालात क्या है रियल झगड़ा लकी बीस्ट की नजर? नहीं, मेरी नजरों के अंदर जो पूरा झगड़ा है सर, ड्रग्स का झगड़ा है। अगर आपने गोल्डन ट्रायंगल सुनाओ, जिसमें मणिपुर बहुत बड़ा हिस्सा है सर गोल्डन ट्रायंगल के बनने के पीछे, ठीक है। और जितने भी मतलब हिल्स के ऊपर जितना भी लोग रह रहे हैं, उनका टोटल टर्नओवर किसका है सर? ड्रग का। अगर आप बड़ी बात कह रहे हैं सर, मैं आपसे बोल रहा हूं ना सर, मैंने मणिपुर में रहा हुआ हूं सर, बहुत नजदीकी से देखा है उसको, बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहां से बोल रहा हूं, मैं रहा हुआ उनके साथ। अभी अगर मणिपुर के अंदर अभी अगर रिकवरी देखी हो, चाहे आर्मी ने वहां रिकवरी, आपने उन्हें कौन से वेपन यूज करते हुए देखा सर? जो वेपन कभी उनके पास थे ही नहीं। कोई ना कोई तो है जिन्होंने उनको ये वेपन दिए सर। दो ग्रुपों के बीच में झगड़ा करवाना बहुत ईजी है, ठीक है। ये दो लोग आएंगे और 4 मैती के लोग मार देंगे, नाम किसके ऊपर लगा देंगे? कुकी के ऊपर। 4 कुकी के लोग मार देंगे, नाम किसके ऊपर लगा देंगे? मैती के ऊपर। कोई ना कोई तो है जो नहीं चाहते मणिपुर में शांति हो। ये हमारी गवर्नमेंट तो नहीं है ना सर, मतलब हम तो नहीं है ना, हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है जो चाहती है कि मणिपुर में शांति ना हो, लेकिन कोई ना कोई दुनिया में है जो नहीं चाहती शांति हो। इसके पीछे रीजन क्या है सर? किसी को कोई जातिवाद से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कौन है जो नहीं चाहता कि मणिपुर शांत रहे और ड्रग्स का धंधा खत्म हो? के पीछे ड्रग लॉर्ड्स हैं, ड्रग लॉर्ड। और उनके पीछे कौन है सर? कोई ना कोई तो देश होगा उनके पीछे। किस देश को आप देखते हैं? नहीं सर, अब मैं देखो, मैं डायरेक्ट तो नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन कोई ना कोई तो है सर। ठीक है, तो आपको लगता है कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता नहीं, है? ठीक होगा सर। सेना को फुल हैंड देना चाहिए? देखो क्या सेना, होना चाहिए? नहीं सेना को तो फुल हैंड। एक्चुअली मैं आपको बताऊं सर, देखो ऑपरेशंस में क्या होता है, दो प्रॉब्लम्स होती है हमारे को ऑपरेशन में। एक होता है डायरेक्ट ऑपरेशन, एक इनडायरेक्ट तरीके से ऑपरेशन। अगर आप मुझे 2 ऑपरेशन करने को दो, अगर मुझे डायरेक्ट ऑपरेशन करने के लिए दो, सेम सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट या म्यांमार के ऊपर, हमारे लिए बहुत ईजी है सर। हम लोग जाते हैं, है ना, हमारे पास पूरा आर्टी सपोर्ट होता है, एवरीथिंग सब कुछ होता है सर। हमारे पास ओनली जो मिलिटेंट के हाइड आउट वगैरह, टोटल लोकेशन, हम जाते हैं डायरेक्ट तरीके से ऑपरेशन करके वापस आ जाते हैं सर। इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है सर। प्रॉब्लम इनडायरेक्ट ऑपरेशन में हमारे को बहुत प्रॉब्लम है सर। यहाँ पर क्या है, कुछ एक मिलिटेंट, कुछ एक इंसर्जेंट लोग सिविलियंस के बीच में घुस गए हैं सर, जिनको ढूंढने में टाइम लगेगा सर। जो हमारी जो फोर्स है या हम जिस पर बिलीव करते हैं सर, हम चाहते हैं कि कोई भी इनोसेंट ना मरे सर। बेशक एक मिलिटेंट निकल जाए वो चलेगा, हम उसे कभी ना कभी ढूंढ के मार लेंगे सर। एक मिलिटेंट की लाइफ ज्यादा नहीं है, ज्यादा 6 साल सर, 6 ईयर के अंदर वो मरेगा ही मरेगा, लेकिन उसके चक्कर में इनोसेंट ना मरे। सेम सिचुएशन मणिपुर में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बहुत सारे इंसर्जेंट क्या हो गए, वो सिविलियंस के बीच में घुस गए। मेरी बात समझे सर? कुछ एक मैते के साथ मिल चुके हैं, कुछ एक कुकी के साथ मिल चुके हैं, उन्हीं के साथ उनके हमदर्द मिलकर, तो उनको फाइंड आउट करने के लिए आर्मी को बहुत दिक्कत पड़ रही है सर। और सिचुएशन में क्या होता है, जब किसी के लोग मरते हैं ना सर, और उसके बीच में अगर कोई भी आदमी, कोई भी एक एंटी एलिमेंट्स आके थोड़ा सा हमदर्दी दिखा दे, तो अपना लगता है। और सिचुएशन बाद में समझ में आता है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि जो आपको ये हमदर्दी दिखा रहा है ये कौन है। दिखने में उनका जैसा ही है। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट जाता हूं तो मैं इजीली पहचान में आ जाता हूं कि मैं नॉर्थ ईस्ट का नहीं हूं, लेकिन जो लोग इनके बीच में इन्वॉल्व हुए हैं, वो चाहे म्यांमार के थ्रू आ रखे हैं, ठीक है, या चाइना के थ्रू आ रखे हैं, या कहीं से भी आए हैं, जो आसानी से इनके बीच में घुस चुके हैं सर, तो उनको ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और इंडियन आर्मी बहुत जल्दी सर उन सबको ढूंढकर और मणिपुर शांत हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम घूमते हैं, अफगानिस्तान की तरफ जाते हैं। तालिबान की सत्ता है, आपने कभी अफगानिस्तान में कोई ऑपरेशन किया है? यार ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि मैंने कभी अफगानिस्तान में किया, लेकिन अगर आप तालिबान के बारे में जानो जी, देखो, अगर आप सर, तालिबान को जन्म किसने दिया सर? तालिबान को जन्म देने वाला कौन था? CIA जन्म देने वाला। सर मैं किसी गवर्नमेंट के ऊपर नाम नहीं लगाऊंगा, मैं अमेरिकन गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात सिर्फ एक एजेंसी की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं CIA की। जब USSR ने जब अफगानिस्तान के ऊपर अपनी आर्मी भेजी, तो उनको पैदा करने वाला ही CIA था, चाहे इनडायरेक्ट तरीके से। ऑपरेशन साइक्लोन चलाया था उसने, पाकिस्तान ने उसमें हेल्प करी। और पहली बार किसको तैयार किया सर? पहली बार लाइफ में, पहली बार जिहाद का नाम, मुजाहिदीन का नाम इसी CIA ने दिया। और लास्ट में चाहे उसी तालिबान ने USSR को भी बैकफुट फेंका। 22 साल अमेरिका, दुनिया की सबसे पावरफुल 2 देशों को बैकफुट फेंक चुका है सर। ठीक है, एक सवाल था मेरा आपसे, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, है ना, कि एजेंट जा रहा है दूसरी कंट्री में, ये वो हनी ट्रैप भी होते हैं ऐसे, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, कि दूसरे देश की लड़की आ गई, एजेंट को मतलब ऐसे हनी ट्रैप में ले लिया। कि ऐसा सीन कभी देखा आपने, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो? सर हम हिस्ट्री से उठा के देखते हैं, इतिहास हिस्ट्री उठा के देख लो सर, विश्वामित्र से लेकर ये तो आगे तक चलता रहेगा ना सर। क्यों हनी ट्रैप आपकी लाइफ में नहीं होता सर? आपकी लाइफ में भी तो एक लड़की आती है नॉर्मली तरीके से, फिर वो वापस चली भी जाती है ना सर। स्टार्टिंग में तो आप उसको बहुत अच्छे लगते हो सर, और कुछ दिन के बाद आपका नंबर भी ब्लॉक कर देती हो। सेम सिचुएशन है ना, चाहे जो भी उसके कुछ दिन तक वो आपके साथ रही, आपकी गर्लफ्रेंड रही, बाद में एक्स गर्लफ्रेंड हो गई, बाद में आपने उसको ब्लॉक ही कर दिया, उसने आपको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। आप बोलते भी यार नहीं यार, मेरे से गिफ्ट भी लेके चले गई थी, मैंने एक आईफोन भी उसको गिफ्ट कर दिया था। आप उसको आईफोन दे सकते थे, आपने आईफोन गिफ्ट कर दिया। उस लेवल पर उस लड़की को जो चाहिए होगा, उस मेरी बात समझे, उसका टारगेट चेंज हो जाएगा सर। वहाँ उसको आईफोन नहीं चाहिए, वहाँ उसको दुनिया की सबसे महंगी चीज़ चाहिए, वो कुछ भी हो सकती है सर।
सिचुएशन सेम है सर। मतलब ऐसे बिल्कुल, केस हैं हाँ, बिल्कुल बहुत आपकी बहुत नज़र में ऐसे देखे हैं आपने भी या फिर बहुत सारे हुए हैं सर, यहाँ भी बहुत सारे हुए हैं केस। आप भी पढ़ते पढ़ते इस तरह के केसेस में बचे हैं आप? नहीं सर, बहुत सारे मैं आपको सर धीरे धीरे जब हम लोग वर्क करते हैं तो एक्सपीरियंस हो जाता है सर। अब तो अगर कोई बहुत अच्छी लड़की भी मैसेज कर रही है तो डर लगता है पहले तो ना सर, समझने में ही टाइम लग जाता है, तो वो उसको लगता है कितना मेंटल है करके इतना शक कर रहा है पहले ही, तो वो मतलब धीरे धीरे प्रोसीजर में आप आओगे डाउट भी होता है ना कि मुझे कैसे मैसेज कर सकती है ये? डेफिनेटली सर 100 मतलब मैं आप अगर कोई आपको मतलब नॉर्मली तरीके से भी मैसेज कर रहे हो तो तभी आपको शक हो जाएगा सर, तो वो आप धीरे धीरे हैबिट में आ जाते हो, आप वैसे ही बन जाते हो सर। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी जो मंत्री हैं और तमाम लोग कहते हैं कि भारत के रॉ एजेंट आए और हमारे देश में जो मतलब जो भारत के आतंकवादी मोस्ट वांटेड होते हैं उन्हें मार के चले जाते हैं, तो उस पर क्या कुछ कहना है? क्या इसमें कोई सच्चाई है या नहीं है? यार देखो, जो भी सीक्रेट सर्विस दुनिया की किसी भी सीक्रेट सर्विस ने काम किया होगा, और अच्छी बात है यार, अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ, आपके घर को कोई नुकसान पहुँचाएगा, आपकी खुद की फैमिली को नुकसान पहुँचाएगा, आप क्या करोगे यार? नहीं, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके घर के अंदर आकर कोई आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचा के मार के चला जाए, सपोज करो दिल्ली में आप हो, वो दिल्ली से यूपी चला जाए, बिहार चला जाए, आप उसको माफ कर दोगे? तो यार कोई हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाएगा, वो दुनिया के किसी भी कोने में जाएगा, अगर वो मर रहा है, उसको किलिंग कर रहे हैं, शूट आउट हो रहा है, तो अच्छी बात है ना सर। ठीक है जी। आप पंजाब के मुख्यमंत्री साहब का मुख्यमंत्री बादल साहब के साथ भी रहे, उनके साथ कैसा था? सर बादल साहब के साथ भी बढ़िया रहा। एक दिन तो बादल साहब को पहचानने में ही टाइम लग गया मुझे, क्योंकि सबकी एक जैसी दाढ़ी थी। पहले दिन ही गया तो बहुत सारे लोग एक साथ आए, तो पहले यही पता चल गया कि बादल साहब कौन है इसमें। तो रहा एक मतलब कुछ दिन रहा, मुझे आई थिंक, मुझे याद नहीं कि मैं 10 दिन 12 दिन रहा शायद। उस टाइम अकाली दल की गवर्नमेंट थी, सुखबीर सिंह बादल उनके डिप्टी सीएम हुआ करते थे उस टाइम। हाँ, एक चीज़ था एक्चुअली, एक जगह थी वहाँ पर, क्या बोलते हैं, पंचकुला में एक गुरुद्वारा है आपका, तो पंचकुला में एक गुरुद्वारे में गया था, तो शायद एक छोटा सा मैटर हुआ था। हमारी कॉन्वाई वहाँ पर खड़ी थी बादल साहब की, तो एक दिल्ली मतलब पंजाब पुलिस के जो IPS थे, वो सिविल ड्रेस में थे और वो आ रहे थे कारगेट की ओर, जो हमारा कॉन्वाई था। तो उन्होंने मुझे बोला कि इस गाड़ी में सुखबीर सिंह बादल भी बैठेंगे। तो यार तो मैंने बोल दिया सर इसमें अलाउ नहीं है इस गाड़ी में बैठना। तो उन्होंने मुझे बोला यार कि सुखबीर सिंह बादल हमारे डिप्टी CM है यहाँ पर और बादल साहब के बेटे भी हैं। तो मैंने कहा अलाउ नहीं है सर गाड़ी में बैठना, क्योंकि गाड़ी में बैठना जो मेरे को जो ऑर्डर्स थे उसमें सिर्फ बादल साहब ही बैठ सकते, दूसरा कोई नहीं बैठ सकता था। तो फिर उन्होंने बोला तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सर लिख के दे दो मेरे को। तो उन्होंने कुछ नहीं, इस बात को टाल दिया। तो उस रात को ही मेरी पोस्टिंग हो गई वहाँ से, और मुझे सीधे तरुण गोगोई के, आसाम के उस टाइम एक कांग्रेस के सीनियर लीडर हुआ करते थे तरुण गोगोई, शायद उस टाइम CM थे आसाम के, तो मुझे रातों रात वहाँ भेज दिया। तो फिर ये सारा इंसिडेंट क्या वो भारी पड़ गया आप पे? कोई ऐसा फर्क नहीं होता है, ऐसा मतलब जनरली कोई बात मत मानो, अगर रूल्स के खिलाफ भी है फिर भी आपने नहीं मानी तो आपका ट्रांसफर कर दिया। सर मुझे देखो ट्रांसफर ही तो किया ना सर, चाहे मैं बादल साहब के साथ रहूँ या मैं तरुण गोगोई सर के साथ रहूँ, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है सर? मुझे तो अपना काम करना है ना, जाना मुझे उनके साथ भी है, जाना मुझे उनके साथ भी है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। आप मुझे दुनिया में कहीं भी रखो, मेरे को सैलरी उतनी मिल रही है सर, ठीक है। चाहे मैं आसाम में गया थोड़ी सैलरी और बढ़ गई सर, ठीक है, वहाँ का CI अलाउंस और मिल गया साथ में। तो अभी सुखबीर बादल पे हमला हुआ, उनके पास Z+ सिक्योरिटी भी है, तो गोल्डन टेम्पल के बाहर ही हमला हुआ, उन पे गोली चली, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या फेलियर सर? फेलियर है सर, लोकल इंटेलिजेंस का तो फेलियर है ही ना सर। देखो सिक्योरिटी तो आप छोड़ो, सिक्योरिटी तक पहुंचने से पहले बहुत सारे रिंग्स होते हैं सर हमारे। हम उस रिंग्स के ऊपर बात नहीं करेंगे कि हमारे एक्सटर्नल रिंग्स कौन सा होता है, RNW का रिंग कौन सा होता है, IB का कौन सा, MI का, हम नहीं आता। हम लोकल रिंग्स के ऊपर आ जाते हैं। स्टेट का कोई ना कोई तो ऐसा रिंग होगा जो कंटिन्यू सुखबीर सिंह बादल को वॉच कर रहा था सर। उनको क्यों इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि उनको इतना थ्रेट है? अगर आपको इतना ही थ्रेट उनको था तो उनकी लोकल इंटेलिजेंस क्यों एक्टिव नहीं हुई सर? मैं जो भी फेलियर मानूंगा, देखो एक जो भी पंजाब पुलिस के जो भी उनके सिक्योरिटी में, उसने बहुत अच्छा काम किया सर। उसके काम की जितनी सराहना की जाए वो कम है, लेकिन कहीं ना कहीं तो फेलियर है कि एक एनिमी उनके इतने क्लोज तक आ गया। तो जैसे अभी पंजाब का माहौल देख रहे हैं, खालिस्तान की बात हो रही है या कनाडा में बात हो रही है, उसका इफेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है। और पिछले 10 साल में अगर आप देखें तो पंजाब के अंदर हिंदू नेता जो हैं, चाहे वो RSS के हों या फिर वैसे हिंदू शिवसेना कई बनी, उनको टारगेट किलिंग की जा रही है, वो बाहर से हो रही है। तो इन चीज़ों पे क्या आप समझते हैं कि जैसे एजेंट वहाँ पे भी काम कर रहे हैं या करते हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुँचने में देरी हो जाती है या फिर यहाँ पहुँचती है और आगे काम नहीं हो पाता? नहीं सर, एक्चुअली क्या होता है, देखो ऐसा नहीं है कि एजेंट हमारे ही होते हैं सर। एजेंट तो हर दुनिया मतलब हम अगर ये बोलें कि यार हम सुपर हैं, या हम बोल दें कि CIA सुपर है, मोसाद सुपर है, देखो हर आदमी अपना काम कर रहा है सर। इस दुनिया में मैं आपको ये बताऊं कि इन्फॉर्मेशन, दुनिया की सबसे महंगी चीज़ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने से ज़्यादा खतरनाक पता है क्या है सर? गलत इन्फॉर्मेशन आपको ना मिल जाए। फॉल्स इन्फॉर्मेशन सबसे खतरनाक है दुनिया में। एक एजेंसी क्या करती है, आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगी जो चाहती है आपको मिले। आपको लगेगा, मुझे लक्की बिस्ट को लगेगा कि मैं एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं, मेरी बात समझ, वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली नहीं होगी, वो इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंचाई होगी, वो ज्यादा डेंजर है। और रही खालिस्तान मूवमेंट की बात सर, आज भी
किसी हिंदुस्तानी को कोई मतलब नहीं है खालिस्तान मूवमेंट से। आज भी जितने भी सिख है वो सारे हिंदुस्तान के साथ हैं सर। एक छोटे से कुछ एक लोग जो एंटी एलिमेंट्स लोग हैं वो एक विदेशी धरती में बैठकर, और उनको कोई प्यार नहीं है खालिस्तान से। एक बिजनेस है सर, पैसा मिल रहा है उनको। मेरी बात सुनो, एक बिजनेस है कि तुम खालिस्तान मूवमेंट करो, तुम्हें फंडिंग मिलेगी। कल उनको फंडिंग मिलना बंद हो जाए, खालिस्तान मूवमेंट नहीं चलाएंगे सर। आज जो हिंदुस्तान के अंदर जो आप देखते हैं ना, डेली गवर्नमेंट्स के खिलाफ धरना लगा के बैठते हैं, इनको आप पैसा देना बंद कर दो, अपने घर से नहीं निकलेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? इनको सिर्फ पैसा मिलता है तब ये रोडों के ऊपर बैठते हैं और इनोसेंट लोगों को अपने साथ लेके आते हैं। ये तो घर से निकलने से पहले भी 10 बार अपने ड्रेस चेक करते हैं, सर मैं मीडिया में सही आऊंगा या नहीं आऊंगा। एक बातचीत जो हमारे सहयोगी आपसे पूछ रहे थे, जिनको लेकर आप कह रहे थे कि फंडिंग ना मिले तो लोग सड़कों पर बैठना बंद कर देंगे, तो ये जो किसान आंदोलन और ये सब आप देख रहे हैं देश के अंदर, आपको लगता है कि इसके पीछे किसी फंडिंग का? हाँ सर देखो, मैं 100 के 100 लोगों को अगर गलत नहीं बोल रहा हूँ, उसमें है लोग जिनके साथ मतलब जिनको लगता है यार सर, अगर आप मुझसे पूछो, मेरे से पूछो यार दुनिया में मेरे सबसे मुश्किल काम क्या है, मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि यार मैंने एजेंसी के लिए काम किया वो ज़्यादा मुश्किल था, या एक जो मेरे गांव में जो लोग खेती करते हैं वो मुश्किल था। मुझे नहीं पता चल पाता, मुझे लगता है उनका काम मुझसे मुश्किल था। वो पूरे साल भर खेती करते हैं सर, उनकी खेती खत्म हो जाती है सर, कुछ नहीं मिल पाता, कभी बरसात से कभी तूफान से। तो मुझे नहीं लगता कि एक किसान से ज़्यादा मुश्किल काम इस दुनिया में किसी का होगा सर। लेकिन जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सही है, उनके पीछे जो लोग हैं वो गलत हैं सर। कुछ एक मतलब ऐसा नहीं है कि 100% कुछ लोग इस दुनिया में, मैं ये कह रहा हूँ कि बोलने के तरीके हैं ना सर। देखो आप अपनी बात रखो, आप लोकतंत्र में हो सर, आपको बात रखने का पूरा अधिकार है सर। आपको इस देश को नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं है सर। आपको बात रखनी है सर, आप बिल्कुल फ्रीली बात रखिए, आप ये गवर्नमेंट आपकी बात सुनेगी सर। लेकिन अगर आप इस देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यहाँ की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं सर, वो गलत है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, चूंकि आपने तो सीक्रेट सर्विसेज के लिए काम किया हुआ है और इस दौरान आदमी कई तरह की एजेंसीज के संपर्क में आ जाता है, सिर्फ अपने देश में ही नहीं, भारत के अलावा भी कई देशों के संपर्क में आ जाता है। सोन उसके रीजन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मिली भगत के लिए, सोन रीजन है, लोगों को अपने इनपुट्स निकालने होते हैं। मुझे ये बताइए कि दुनिया की 5 अगर सबसे बेस्ट सीक्रेट सर्विसेज आपसे पूछा जाए, कौन कौन सी लगती है आपको, किसका नाम लेंगे आप? सर मैं MSS का नाम लूंगा, CIA का नाम लूंगा, मुसाद का नाम लूंगा, MI5 का नाम लूंगा, हमारी RNW का नाम लूंगा सर। ISI को आप नहीं मानते हैं ताकतवर? सर ISI सर रहमो करम पर पल रही है सर, कल एड फंडिंग बंद कर दे CIA सर। सर देखो, जब तक पाकिस्तान के अंदर जब तक आर्मी रूल्स होगा सर, जब तक पाकिस्तान के अंदर आर्मी रूल्स होगा, पाकिस्तान कभी डेवलप नहीं कर पाएगा सर। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम नहीं चाहती कि आज मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आज आप अनाउंस कर दो पाकिस्तान की धरती पर कि जो हिंदुस्तान आना चाहे आ जाओ। सर 90% लोग हिंदुस्तान आ जाएंगे मोदी साहब जिंदाबाद कहते हुए, वो 5% वहीं रह जाएंगे जो वहां की आर्मी है सर। मैं ये कह रहा हूं कि जब तक पाकिस्तान की आर्मी का कंट्रोल पाकिस्तान में, वो कभी तरक्की नहीं कर सकती, पाकिस्तान कभी डेवलप नहीं हो सकता सर। क्योंकि जितना भी फंड आने हैं वो पाकिस्तान की आर्मी के पास आता है सर। टोटल दुनिया से कोई भी फंडिंग आएगी पाकिस्तान आर्मी के पास आएगी। पाकिस्तान के आर्मी के ऑफिसर्स दुनिया के सबसे रिचेस्ट ऑफिसर होंगे सर पूरी दुनिया में। आप उनके पैसे चेक करो ना सर, 10-10 हज़ार करोड़ के मालिक सर। दुनिया की कौन सी आर्मी है सर? लकी, आपने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के वक्त पर काम किया है, क्या अंतर देखा है, कौन बेहतर आपको लगा है, किससे ज्यादा फ्री हैंड मिला है, अपना अनुभव बताइए। मैम बिल्कुल प्रेजेंट गवर्नमेंट ने दिया है ना मैम। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, कुछ दिन पहले मतलब नेक्स्ट जो पिछला हफ्ता बीत गया, मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया दिल्ली में और मुझे बोला यार कि थोड़ा सैड था वो, और जेन की पोस्टिंग है उसकी। मैंने कहा तू सैड क्यों? बोला गवर्नमेंट चले गई यार। एक सोल्जर से पूछो ना मैम, आप ऑल आउट ऑपरेशन चल रहे हैं ना आर्मी को। इससे पहले मैम आप एक चीज बताइए कि NSA तो सेम ही थी ना, हमारी नेशनल सिक्योरिटी तो सेम ही चल रही थी। अब 2014 से पहले इस देश का हाल, इस देश के ब्लास्ट देख लीजिए मैम। अब 2014 के बाद आप देख लो ना क्या हुआ इस देश के अंदर। सेम सोल्जर भी सेम है मैम, हमारी नेशनल सिक्योरिटी भी सेम है। ठीक है, आज डोभाल साहब वहां पर बैठे हुए हैं। आज इस देश को कितना कंट्रोल किया हुआ है मैम। आपने कहां आज सुन लिया इस देश के अंदर कि आज ताज जैसा इंसिडेंट हो रहा है, आज अक्षरधाम जैसा इंसिडेंट हो रहा है, आज हमारे सोल्जर्स के सरों को निकाल के लेके जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने तो पावर दी है ना मैम, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बिल्कुल पावर दी और बोला है कि जो भी एंटी इंडिया है इस देश के अंदर आने की कोशिश कर रहा है उसको ठोको, पूरी पावर दी है मैम। आज कश्मीर का कोई बच्चा आज क्यों नहीं पत्थरबाजी कर रहा है मैम? कौन सी गवर्नमेंट थी जिसने 370 को हटा दिया मैम? लोगों को लगता था कि यार कश्मीर में जाने से पहले लगता ही नहीं था हम इंडिया में जा रहे हैं करके। आपने डोभाल साहब का भी नाम लिया, बहुत वायरल होते हैं वो, उनके बारे में बहुत चर्चा होती है, आप उन पर क्या कहेंगे? मैम इस हमारे देश के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और आगे भी उनका योगदान रहेगा। मतलब बहुत चीज़ों के लिए, अगर आप सिक्किम से लेकर ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेकर इस देश के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है मैम।
अच्छा, जिस हिसाब से पूरे हमने इंटरव्यू में देखा आप बात कर रहे हैं, कई लोग ये भी कह सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं प्रेजेंट गवर्नमेंट की वकालत भी कर रहे हैं। उन आरोपों पर आप क्या अरे नहीं मैम, मुझे पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। मैंने प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए नहीं, मुझे एक लीडर अच्छा लगता है मैम। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस गवर्नमेंट में, ये गवर्नमेंट में 100% अच्छे लोग हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि सबके सब लोग अच्छे हैं। मुझे 1% लीडर अच्छा लगता है मैम, मैं बात उसकी कर रहा हूं। और मुझे किसी गवर्नमेंट में कोई, मैंने आपको बोला कि मैं पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहता हूं मैम, ठीक है। और मुझे भी ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस के अंदर सभी बुरे लोग थे मैम। मुझे कांग्रेस के अंदर एक लेडी मैम, पावरफुल लेडी, जिसने 2 हिस्से कर दिए इस देश के। आप नाम लेकर बिल्कुल मैम, इंदिरा गांधी जी 2 हिस्से कर दिए ना मैम, पाकिस्तान को अलग कर दिया बांग्लादेश से। इतना बड़ा डिसीजन मैम, आप सोच भी नहीं सकते। मुझे वो लीडर अच्छी लगती थी मैम, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोला कि मुझे उसके कुछ एक लीडर्स पसंद नहीं थे। मैं बात पूरी गवर्नमेंट की नहीं कर रहा हूं, मैं 100% एनडीए गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बीजेपी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। बट मुझे अभी प्रेजेंट टाइम में जो लीडर बैठे हैं, मुझे अच्छे लगते हैं और मुझे लगता है कि एक पावरफुल लीडर है जो डिसीजन लेते हैं मैम। आज के दौर के और कौन से नेता आपको अच्छे लगते हैं? कांग्रेस पार्टी से कोई अच्छा लगता है आज के दौर का नेता? मैम अभी तो कांग्रेस पार्टी से प्रेजेंट टाइम में तो मेरे दिमाग में बस वही लीडर है जो अच्छे नहीं लगते हैं। अच्छे लगने पर आज आपने बोला तो मैं 100% सोचूंगा कि यार कौन से लीडर मुझे अच्छे लगने चाहिए थे कांग्रेस के, डेफिनेटली। नहीं, आज के दौर में राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी की संसद में एंट्री हुई, कोई पसंद है इनमें से आपको? मैम मुझे गांधी परिवार में से भी प्रेजेंट टाइम में तो पसंद नहीं है मैम। अब इसको ट्रोल ना कर देना मैम, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, कर भी दोगे तो। लकी जी, इस कभी एक जगह रह ही नहीं सर। जब ट्रेनिंग में थे कुछ एक दोस्त बने, उसके बाद हम कभी नहीं मिले। ऑपरेशंस में गए, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या जिस कवर आईडी में रहे, दोस्त बने, फिर हम कभी दोबारा नहीं मिले। कभी एनएसजी डेपोटेशन आए, कभी आर्मी डेपोटेशन आए, दोस्त बने जीवन में, फिर हम कभी दोबारा नहीं मिले। तो अगर आप लाइफ के अंदर कुछ चीज़ पाते हैं तो आपसे बहुत कुछ ईश्वर छीन लेता है सर। इसका मलाल भी रहता होगा हमेशा। कि कोई दोस्त रहता तो। हाँ होता है सर, कई बार। मैंने आपको क्या बोला सर कि जो हमारे को लगता है कि दुनिया में हमसे बहुत प्यारा है, वही हमसे छीन जाता है। और आपको पता है कि आप बिल्कुल सही हो, आप अपनी जगह, सामने वाला भी सही है सर। आप सामने वाले को भी दोष नहीं दोगे, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, जो देख रहा है उसको वो चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन मैं भी अपनी जगह सही हूँ सर। ठीक है।